वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ प्लास्टर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असेंबली से खिताब, दुनिया में अमन कायम करने और 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए अपने मौजूदा दौरे हुकूमत को अमेरिका का सुनहरी दौर करार दे दिया। पाक सऊदी मुआहदे के बाद वजीर आजम पाकिस्तान बड़े सिफारती मिशन पर अमेरिका में मौजूद। फलस्तीन के हक में बुलाए गए इजलास के फ्रांस और सऊदी अरब मुश्तरका मेजबान बन गए। इस्लामिक ममालिक के रहनुमाओं के ग्रुप से मुलाकात में फलस्तीन के मुतालिक ट्रंप क्या अहम तजावीज पेश करने जा रहे हैं। दुनिया की तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए वाशिंगटन DC से आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम की काश्त कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तानी किसानों के बजाय गैर मुल्की किसानों को नवाजा जाएगा। दूसरी तरफ FBR के टैक्सेस पर ताजरों की हड़ताल ने पाकिस्तानियों के करोड़ों का नुकसान करवा दिया। पाकिस्तानी ड्राइवर्स को तुर्कमानिस्तान वीजा देने से इनकारी, $2200 देकर लोकल ड्राइवर्स हायर करने का इंकशाफ। कौमी असेंबली कमेटी इजलासों की एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ प्लास्टर की ज़बानी। पाकिस्तान में नए सूबों की कितनी ज़रूरत है, चेयरमैन दुनिया ग्रुप, चेयरमैन न्यू न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ियों की अहम मुलाकात। नए सूबों के क़याम के मुतालिक क्या तजावीज़ सामने आई हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक से इस हवाले से अहम तफसीलात जानेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का 80th सेशन जो है वो जारी है, उस हवाले से हम बात करते हैं। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी। अनवर इकबाल साहब, ट्रंप का एड्रेस जो है वो ज़ाहिर दुनिया देख रही थी, जिसमें उन्होंने कई चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट की और ये उम्मीद ही की जा रही थी कि वो अपने बारे में ज़्यादा बूस्टिंग करेंगे जब वो आएंगे और स्पीच देंगे, जिसपे उन्होंने कहा भी कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। UN ने तो ट्राई भी नहीं किया, दे डिडंट इवन ट्राई टू हेल्प। फिर उन्होंने कहा ओपन बॉर्डर जो एक फेल्ड एक्सपीरियंस रहा है, इट्स टाइम टू एंड इट। कैसा देख रहे हैं ट्रंप की ओवरऑल स्पीच को आप? देखिए, इनका ये स्टाइल है और उनकी ये पॉलिसी भी है। वो इन्हीं वादों पे आए थे, उसमें ये था कि अमेरिका जो है वो मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स की जगह अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा, अपना स्टेटस इस्तेमाल करेगा बैनुल-अक़वामी मसाइल को हल करने पे, और इमिग्रेशन रोकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से उनको बड़ी शिकायतें थी। अक़वाम मुत्तहिदा को जो अमेरिका 20 से 30% पैसे अमेरिका देता है वो उसमें कमी की बात करते हैं हमेशा। तो जैसा था आपने देखा, अक़वाम मुत्तहिदा का उन्होंने काफ़ी उस पर तनकीद की, उसकी बिल्डिंग पे, उसके एस्केलेटर पे, हर चीज़ पे तनकीद की। पर पीस में जो उसका किरदार रहा है उनकी बात से तो ज़ाहिर इत्तफाक हर कोई करेगा कि अमेरिका कहीं भी, अक़वाम मुत्तहिदा कहीं भी अमन कायम करने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन उसकी वजूहात क्या है उस पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। उस पर बहुत सारे लोग अमेरिका पे भी उंगलियां उठाएंगे। एक तो ये है, दूसरी उन्होंने मिडल ईस्ट की बात की, जंग रोकने की बात की, इशारे दिए कि वो क्या चाहते हैं, गजा में जंग में नहीं चाहते हैं। लेकिन साथ उन्होंने मुखालफत की। जो कल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बरतानिया, फ्रांस और 8 जैसे मालिक ने फलस्तीनी रियासत को रिकग्नाइज किया था। उन्होंने कहा यह गलत वक्त है, ये तरीका नहीं है। और अब जो उनकी मीटिंग होगी तो मुस्लिम लीडरों से, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म शामिल हैं, उसमें भी इस पे गुफ्तगू होगी। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को, क्लीन एनवायरनमेंट की पॉलिसीज को। उन्होंने कोयले के इस्तेमाल की बात की। अमेरिका का बताया, जैसा कि बात दुरुस्त है कि अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का, और उसके पास ज़खायर तो हमेशा से मौजूद थे। तो अगर मजीद ज़खायर की ड्रिलिंग की बात की, उसके बाद अमेरिका ज़ाहिर है मिडल ईस्ट और रशिया से भी आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने यानी पूरा वाज़ह इशारे कर दिए कि वो क्या चाहते हैं। और यूरोप इमिग्रेशन को उन्होंने बहुत खुल के बात की। हर तरह से वो इमिग्रेशन का खात्मा चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, यहाँ भी और यूरोप में भी। सारी बातें की उनके एजेंडा पे हैं, कोई ऐसी बात नहीं की कि उनकी पॉलिसीज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इसको आप एक मैं कहूँगी सरप्राइजिंग देख रहे हैं कि ऑन द साइड लाइन जो अरब और मुस्लिम ममालिक, जिसमें सऊदी, कतर, UAE, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट शामिल है, और उसमें जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उसमें शिरकत करेंगे, तो ये भी एक मीटिंग होगी इन मुस्लिम ममालिक की। और ये इसलिए शायद ज़रूरी हो गया है, जिस तरह से तेज़ी से बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पैलेस्टाइन को तस्लीम कर रही हैं एज अ रियासत। तो ये शायद प्रेशर नज़र आ रहा है ट्रंप पे, एंड ऑल्सो स्पेशली ये देखते हुए कि दिस मीटिंग इज राइट बिफोर 29 सितंबर, जब नेतन्याहू से मीटिंग होने वाली है ट्रंप की। इसको कैसे देख रहे हैं आप?
बिल्कुल अहम बात है आपकी, बिल्कुल सही है। इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा है अमेरिका पे और इसराइल पे कि गजा में जंगबंदी करें और फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम है उसको रोकें, और जो दो रियासत की फॉर्मूला है जिसमें फ़लस्तीन जैसा कत्लेआम है उस पर अमल करें। तो इन सारे इश्यूज पे बातचीत हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है और सदर ट्रंप जाहिर है उसी हवाले से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर भाई, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, हमने देखा है कि अगर आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि ये पहली दफा ओपनली ट्रंप साहब ने कहा है उनको यूरोपियंस को कि आप जो रूस के साथ ट्रेड बंद करें। पहले तो वो दीगर मुल्कों को कह रहे थे, स्पेशली उनके जो फोकस था वो भारत था। अब क्योंकि भारत ने भी कहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा, ये कहा था कि आप हमें तो कह रहे हैं कि हम रोकें, ट्रेड ना लें, एल ना लें, तो यूरोपियन तो ट्रेड कर रहे हैं, वो तो ले रहे हैं उनसे चीजें। तो ट्रंप साहब ने पहली दफा ये यूरोपियंस को कहा है कि रूस के साथ आप ट्रेड जो है बंद करें। आपको लगता है यूरोपियंस उनकी बात मानेंगे या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या ये यूरोपियन तैयार हो जाएंगे? पहले यूक्रेन वार की वजह से बहुत सारी महंगाई है, ये वहां पे पूरे यूरोप में आई है, ब्रिटेन में आई है, तो क्या ऑप्शन आप क्या देखते हैं? यूरोप क्या करेगा उनकी इस डिमांड के बाद? जी, वैसे तो उन्होंने आज भी इंडिया का नाम लिया, चाइना और इंडिया का नाम लिया, लेकिन आपकी बात सही है कि ये यूरोप के लिए लम्हा फिक्रिया इतना आसान फैसला नहीं है। उनके माशी मफादात है रूस से ऑयल लेने में, इसलिए मजबूरन लेते हैं। अगर इन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो उस पर प्रेशर पे इजाफा होगा, लेकिन बात उसी सूरत में मानेंगे जिस सूरत में अगर अमेरिका उनको ऑयल सप्लाई कर सके और वो एनर्जी जो उनको चाहिए, और शायद इसलिए उन्होंने बात की कि हम अपनी तेल की पैदावार बढ़ा रहे हैं और हम बेचेंगे ऑयल, हम एनर्जी सप्लाई करेंगे अपने हलीफ मुल्कों को। अगर वो ऑल्टरनेटिव फराहम कर सके तो फिर तो ठीक है, वरना यूरोप के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को रशिया से ऑयल ना खरीदना। अच्छा, जो इनकी समिट हुई थी, मुलाकात हुई थी इनकी पुतिन साहब की और इनकी ट्रंप साहब की, जिससे बड़ी तवक्कुआत रखी जा रही थी कि शायद कोई हाल निकल आएगा, तो अब तो लगता है कि उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। कोई ज़ेलेंस्की की और उनके पुतिन की मुलाकात होनी थी, उसका भी कोई जिक्र नहीं सुन रहे। यूरोपियंस वहां पे व्हाइट हाउस गए थे, तो लगता है वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जिसके बाद एक एंग्री रिस्पांस आया है ट्रंप साहब का कि यूरोपियंस को कह रहे हैं आप ट्रेड बंद करें। अपनी तकरीर में भी उन्होंने ये बात की ना, उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा था कि सबसे आसान इस जंग को रोकना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और जाहिर है यहाँ तो फिर उसके बाद मीडिया में काफ़ी इस पे बहस हुई और उसमें यही कंक्लूड किया गया कि सदर ट्रंप की जो तवक्कुआत थी पूरी नहीं हुई। वो पुतिन के बारे में जो उनके ख्यालात थे वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। पुतिन डट गए हैं और इसलिए अब ट्रंप जो है प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, नाउ कमिंग टू द इंडियन साइड, इंडिया को उन्होंने एक दफा दोबारा वो किया। अभी तक उनकी टैरिफ भी हम देख रहे हैं 50% है। फिर H1B वाला वीजा आया, वो भी यही समझा गया कि ज्यादा टारगेट जो है इंडियंस हो रहे होंगे। सो तल्लुकात तो इनके आपस में कोई मजीद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। हालांकि दरमियान में ये भी खबर आई थी कि ट्रंप साहब ने शायद बर्थडे ग्रीटिंग जो है उसके लिए भी फोन किया था मोदी साहब को, मोदी साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये क्या चल रहा है कि वहां पे अगर बर्थडे विशेस भी हो रही हैं, ग्रीटिंग्स भी हो रही हैं, टैरिफ भी लग रहा है, H1B भी, उसके भी ये पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। इसको किस तनाजुर में देखें? डिप्लोमेटिकली देखें या स्टेट फाइट देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई जारी है, या दुनिया में चलता ही है ऐसे? नहीं, देखें कोशिश है। देखिए ये तो कहीं भी नहीं ना कि भारत से ताल्लुकात मुनक़ता करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका की कोशिश है कि जो भी भारत से बातचीत हो, जो समझौता हो, वो उसमें अमेरिका का फ़ायदा हो, भारत की कोशिश है कि भारत का फ़ायदा हो। दोनों एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं इस हवाले से। सदर ट्रंप उनको हिसाब दिलाना चाह रहे हैं कि उनके लिए भारत अल्टीमेटली मजबूर हो जाएगा अमेरिका से समझौता करने पे, तो वो अभी से कर ले तो फ़ायदा होगा। और वो जो है वो साथ दिला रहे हैं कि हम अभी डट सकते हैं। एक हम देखते हैं कि ये ट्रंप साहब भी पॉपुलिस्ट लीडर हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ह्यूज उनका वोट बैंक है या सपोर्टर हैं, हम सब जानते हैं। मोदी साहब का भी वो भी पॉपुलिस्ट लीडर है, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़े, 1.5 अरब का मुल्क है। हमारे खित्ते में तो मोस्टली देखा जाता है कि यहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी को हम गैरत और उसमें देखते हैं, उसको मतलब एक प्रोफेशनल अंदाज में देखने की वजह गैरत बगैरती के चक्कर में पड़ जाते हैं हमारा क्राउड जो है, इस खित्ते वाला जो है। तो इंडिया के लिए कितना आसान होगा कि वो बगैर कोई अपनी मेजर उनसे शरायत मनवाए इससे अमेरिका से, वो उनकी ट्रंप साहब की जो बातें हैं, डिमांड्स हैं, उन पर राजी हो जाए? क्योंकि फैन फॉलोइंग में फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग ये देखती है कि आप डट गए हैं, खड़े हो गए, और इसी बात पे मोदी साहब को तो बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है। तो ट्रंप साहब कैसे मजबूर कर सकते हैं सर इनको?
देखिए बहुत मुश्किल होगा मोदी के लिए, क्योंकि जाहिर है आपने जैसे कहा हमारे खित्ते में गैरत बेगैरती दोस्ती दुश्मनी के टर्म्स में बात होती है, लेकिन यह है कि उनको भी एहसास है, इंडिया को भी, कि उनके पास तो कोई और रास्ता नहीं है, और अमेरिका को भी एहसास है कि उन्हें भारत की जरूरत है। तो ये गेम कुछ दिन चलेगी लेकिन अल्टीमेटली कुछ सुलह हो जाएगी। नहीं, आपने कहा ना ब्लिंक हु विल ब्लिंक फर्स्ट, जो आई लाइक दैट टर्म, आपकी बात ठीक है, लेकिन दोनों वही वाली बात है कि दोनों पॉपुलर लीडर है। पॉपुलर लीडर तो कभी पीछे नहीं हटते होते, पीछे हट जाए तो फिर दे विल फॉल टू द ग्राउंड। अमेरिका में इतना बड़ा मसला नहीं होगा, अमेरिका में इतनी कोई एंटी इंडियन फीलिंग नहीं है, अवाम में कोई नेगेटिव फीलिंग अभी तक नहीं इंडिया के बारे में। सदर ट्रंप के लिए नेगोशिएशन की ज्यादा स्पेस है, मोदी के लिए कम है, मोदी के लिए मुश्किल होगा। नहीं, वो जो ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी है वो तो यही है ना कि ही डजंट टेक नो एज एन आंसर। वो तो नो को आंसर नहीं समझते। आपने मैंने कोई बात की है तो नो इज नॉट एन आंसर फॉर ट्रंप साहब, कीपिंग हिज पर्सनैलिटी इन व्यू। ये अमेरिकन पब्लिक की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो ट्रंप साहब वर्सेस मोदी साहब चल रहा है ना सर, ये मुल्कों की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो दो पॉपुलर लीडर एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं, जो उनके ईगोस टकरा गए हैं सर। जी सही कह रहे हैं आप। अब इसमें इसका लेकिन इसका हल तो निकालना होगा ना, और मेरे ख्याल अल्टीमेटली मोदी साहब को ही थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा सर, H1B वीजे को आप कैसे देख रहे हैं सर? वहां पे पहने का या उसमें उन्होंने तो थोड़ी सी वजाहत तो की है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि नहीं सिर्फ वन टाइम देना है, 1 साल के लिए, हर साल नहीं देना वगैरह वगैरह। लेकिन जाहिर है सबसे ज्यादा मुतासर इंडियंस हुए हैं और उनके लिए बड़ा मसला होगा। इतना नहीं कमाते कि वो $1 लाख सालाना दे के आए और उसमें से मुनाफे कमाए, बहुत मुश्किल होगा। और ये एक बड़ा सबसे सख्त जो है ना अब तक जो इक़दाम उठाए उनमें से सबसे सख्त ये है, और इसका बहुत असर पड़ेगा। तो पाकिस्तानी मतलब वो क्या कहते हैं, हमारे वहां पे लड़के बच्चे कम है तो वो पहने हमारे मुतासर होंगे, वही मुतासर होंगे, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है, मुतासर तो सारे होंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए जरा अनवर साहब, एक लास्ट अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे पूछ लूं, इफ यू कैन गिव 1 मिनट ऑन दिस। जी अनवर साहब, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा उस इस्लामिक मीटिंग का आपने भी जिक्र किया जो बाकी ममालिक के साथ है, सऊदी, कतर, यूएई, टर्की। एक तो ये कि उस पर गजा के हवाले से तो बात होगी, हम जानते हैं कि गजा में जंगबंदी किस तरह से करनी है। अब पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम मौका है, क्या रोल प्ले कर सकता है? और इसके अलावा क्या, क्योंकि अब ट्रंप साहब का इंटरेस्ट बगराम बेस में भी नजर आ रहा है, क्या उस हवाले से भी पाकिस्तान को उसमें उन टॉक्स में घसीटा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है? और अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, where does it stand right now? और इनकी मुलाकात जो हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, इस पे जरा थोड़ा कीजिए। शहबाज शरीफ साहब को बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात होनी है ट्रंप साहब के साथ साइड लाइंस पे। जी वो अभी तक कंफर्म नहीं है, कोशिश जारी है, दोनों कोशिशें हो रही हैं। तो ये कि 25 को जाके वहां मुलाकात कर लें वाशिंगटन में, दूसरी ये है कि यहाँ यूएन में ही कहीं हो जाए। अब तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है, उम्मीद दोनों को है, कम से कम पाकिस्तानियों को काफी उम्मीद है, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। और ये जो दूसरी बात आप कर रहे हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल कि बगराम में बात वहां तक फौजी कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचेगी, लेकिन एक पाकिस्तान का किरदार है उसमें, और वो अमेरिका चाहेगा कि कोई पाकिस्तान किरदार अदा करे। यहाँ एक कांग्रेसियल हियरिंग में कांग्रेसमैन ने यहाँ तक कहा था कि जो लिबरल अफगान है पाकिस्तान उनको स्पेस दे कि वो तालिबान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। देखें आगे बात कैसे जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, जो कि यूनाइटेड नेशंस का 80th इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। ट्रंप ने भी स्पीच की है, काफ़ी धुआंधार स्पीच की है, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि इसी किस्म की बातें जो हैं वो उसमें की जाएंगी कि किस तरह से उन्होंने जो है वो जंग रुकवाई है। यूएन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की और कहा कि यूएन डिड नॉट इवन ट्राई टू हेल्प इन जंगों को रुकवाने में। 7 जंगें उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो रुकवाई हैं। ये ट्रंप की स्टेटमेंट थी, खिताब कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के 80th इजलास से। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। एक अहम बैठक हुई, मियां आमिर महमूद चेयरमैन दुनिया ग्रुप और इसके अलावा चेयरमैन न्यू न्यूज़ चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, और एजेंडा जो था वो था सूबों के क़याम के हवाले से ये डिस्कशन थी। क्या डिस्कशन थी, क्या तजावीज़ सामने आई, क्या जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आए, उस हवाले से बात करते हैं। क्योंकि क्लासा साहब वहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में, इन्हीं से डिटेल्स देते हैं। क्लासा साहब, आप वहाँ पे मौजूद थे, एक अरसे से हम सुन तो रहे हैं कि नए सूबों की ज़रूरत है, नए सूबे बनने चाहिए, क्या वहाँ पे ऐसे इशूज सामने आए, क्या कोई नई बातें भी सामने थी?
बड़ा अहम इशू है, मस्त है, कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत सारे लोग इसके हक में हैं, तो उससे ज्यादा लोग इसके खिलाफ भी हैं। उसकी वजह यह तो इंसानी मिजाज है, कोई कंफर्ट अपने जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं जैसी लाइफ गुजार रहा हूँ, इफ आई एम कंफर्टेबल, मैं इसे बाहर नहीं जाना चाहता। आप भी यही चाहते हैं, सुनने वाला भी, जो इंसानी मिजाज है कि कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहता, नई चीज नहीं था। इसको कहते फियर ऑफ द अननोन। जिस चीज को आप नहीं जानते, पता नहीं क्या होगा, अगर यहाँ 10 सूबे बन गए, 33 बना रहे हैं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी बाउंड्रीज क्या होगी, हमारा क्या बनेगा, नौकरियों का क्या बनेगा, आना जाना, वो सब आपको खदशात होते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पे लिंग्विस्टिक, एथनिकल और नेशनल लॉट ऑफ इश्यूज, और पाकिस्तान में जब सूबों की बात होती है तो लोगों को लगता है खुदा ना खासा मुल्क तकसीम हो रहा है। अच्छा, एक तो वो नस्ल अभी तक वो लोग बेचारे जिन्होंने सफर किया, पार्टीशन को सफर किया, जो आज बात भी हो रही थी, अफसार आलम साहब ने भी बात की वहाँ पे, कि वो अभी तक नस्ल वो मौजूद है, वो अभी बुजुर्ग हमारे के जो उस वक्त बच्चे थे 8-10 साल के थे या वट एवर, कि जिन्होंने पार्टीशन देखी, ब्लड शेड देखा, 2 मुल्क बने, रिलीजियस ग्राउंड बने या वट एवर, जबान के ना उर्दू वर्सेस हिंदी का झगड़ा भी रहा, तो वो एक उनके जहनों में वो खौफ भी खड़ा हुआ है। 40 लाख लोग, 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए, 10 लाख के करीब कहा जाता लोग मारे गए थे। अभी भी उसी तरह की सिचुएशन बन जाती है। जैसे अफसार का कहना था कि पहली नस्ल, उनकी नस्ल, अगली नस्ल, तो आज की तीसरी नस्ल जो पाकिस्तान में जो माइग्रेट करके आई थी, वो इस कंसेप्ट के बड़ा शदीद खिलाफ है। स्पेशली पंजाब में हम देखते हैं उनको ये मसाइल हैं। सिंध में देखें तो उनको लगता है कि जो बाहर से आए थे, उर्दू स्पीकिंग आए थे, वो हमारा सूबा, हमने उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया, भाई समझा, घर दिए, जमीनें दी, सब कुछ। आज कहते हैं जनाब हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है, हम तो आप में से नहीं है, हमें अलग सूबा का, वो इस चीज पे नाराज है। इधर बलोचिस्तान में जाए तो वो बलोचिस्तान कहते हैं बलोचिस्तान हमारा है, वहाँ पख्तून भाई जो है, ये महमूद अख्तरी साहब वगैरह कंपनी, वो कहते हैं नहीं, जो हमारी बेल्ट है, पख्तून बेल्ट जो है, उसको और कोई और इधर से कोई मिला मलूक है, उनको अलहदा बना दें। इधर खैबर पख्तूनख्वा में जाए तो वहाँ पे हजारा वर्सेस पश्तून का मसला है। हमारे पंजाब में जाए तो सराइकी वर्सेस आपका सेंटर का मसला, सराइकी चाहते हैं हमारा अपना मुल्क, अपना एक सूबा बना के दें, अलहदा बना के दें, चीजें करें, तो वो इश्यूज अलहदा चल रहे हैं। वहाँ पंजाबी वर्सेस सराइकी का मसला शुरू हो जाता है, या सेटलर वर्सेस लोकल का मसला शुरू हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो आपको इतना आसान, मैंने इससे थोड़ी पिक्चर आपको बना के पेश की है। इसके बारे में बात करना भी, जैसे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे, ये ग्रुप के नियो, इसके टीवी के, इसके ग्रुप के, उन्होंने कहा एक दौर तो ये था कि इसके बारे में, सूबों के बारे में बात करने जो है एक तरह की वो समझी जाती थी, इतना बड़ा जुर्म समझा जाता था कि अगले बंदे को वो कहते थे इसको फांसी लगा दो भाई, आप बात ही नहीं कर सकते, ये मुल्क को तकसीम करने जा रहे हैं, जैसे मुल्क को तकसीम करने जा रहे हैं, दैट यूज्ड टू बी इशू, के बात ही ना करें, पहले तो बात ही नहीं होती थी उसके रिसेंटली। तो इस तनाजुर में जब आज मियां आमिर साहब और ये चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की एंकर से मुलाकात हुई, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बड़े टॉप एंकर्स, आई वाज अ बिट वंडरिंग, सहाफियों को, एंकर्स को मुतमिन करना कोई आसान काम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हमारी मतलब ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी की बात से हमने कायल नहीं होना, सही ना, किसी की बात की हमने हाँ में हाँ मिलानी, हाँ में हाँ मिला गई तो हम खत्म हो गए ना, फिर तो हम जस्ट आर्डनरी से हो गए ना। तो हमारे जहन में बैठा होगा अगले बंदे की बात को सुन के हमने उसी में से कोई नुक्ता गुजार के फिर उसकी बात को डिनाई करना है, ये ट्रेनिंग है हमारी। नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बट दैट्स हाउ इट गोज। अगर आपने हर बंदे की बात को उसकी एज इट इज फेस वैल्यू पे लेना शुरू कर दिया ना, तो फिर यू आर नो मोर ए जर्नलिस्ट। आज टॉप पे जर्नलिस्ट थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, हामिद मीर साहब थे, काशिफ अब्बासी थे, महर ये बुखारी साहब थे, सलीम साफी साहब थे, रिया अदरीस साहब थी, फिर इसके बाद हमारी ये उसकी जशमीन जमाल साहब थी, उसमें थी मतीउल्लाह जान साहब थे, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, फवाद अहमद साहब थे, फिर उसका सदुल्लाह खान साहब थे, एक लंबी लिस्ट थी। फिर वहाँ पे अनिका ये थे, निसार साहब थी, तंजीला मजहर साहब थी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ जिसका नाम मुझे भूल गया ना, फिर खैर अफसार आलम साहब थे, ऐसे थे तारिक चौधरी साहब, आई होप मैं मेमोरी इज वर्किंग राइट। तो उसके बाद अदील बड़ाई साहब थे, समर या अब्बास साहब थे, जो मेरी इस वक्त फौरी तौर पर मेरे जहनों में सारे आ रहे हैं। सो इट वाज ए ह्यूज पैनल, सारे लोग हैं जिन्होंने सवालात भी किए, और बड़े मुश्किल सवाल। उमर चीमा साहब थे न्यूज के हमारे, और उन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए, अफसार आलम साहब ने बड़े अच्छे किए, तारिक चौधरी साहब ने बड़े अच्छे किए। तो अब इनमें मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मियां आमिर साहब इतने सारे 15-20 एंकर्स में फंसे बैठे हैं जो वजीर आजम को टफ टाइम देते होते हैं, जो आर्मी चीफ मिलते हैं, बाज़ दफ़ा ISI के वहाँ ब्रीफिंग इन सब की होती है, कभी कभी साहब नहीं जाते होंगे, जो भी जाते हैं, या उसमें और बड़े टफ क्वेश्चंस करते हैं सारे। तो मियां आमिर साहब इनको कैसे फेस करेंगे, और स्पेशली इतने बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे। इससे पहले कि मैं आऊँ कि मियां आमिर साहब से क्या सवालात हुए और क्या उन्होंने जवाबात दिए, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने कुछ और गुफ्तगू की, तो मेरा ख्याल है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने 3-4 ना और इश्यूज बताए, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इनकी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मियां आमिर साहब की भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, इनके नियो टीवी वाले जो हमारे मालिक चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, इनके भी हैं।
उन्होंने कहा जनाब कि ये तो चलो बात हम सूबों के हवाले से क्यों इस बात को हम लेकर आ रहे हैं, उसके भी खैर उन्होंने बताई चीजें, इंट्रोडक्शन जो दिया उन्होंने कहा एक तो ये जहन में रखे हमारे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं, ना मियां आमिर साहब के ना मेरे, ना हम कोई सियासी जमात बना रहे हैं, तो ना हमने कोई इलेक्शन लड़ने, हम तो ये एजुकेशन वाले काम करते हैं या मीडिया साइड पे। हमारे ये प्रायोरिटीज कुछ और हैं कि हम क्यों चाहते हैं पावर डिवैल्यू होनी चाहिए, लोगों तक क्यों पावर जानी चाहिए, क्यों नए सूबे या हर डिवीजन को सूबा बना देना चाहिए, उसके डिफरेंट हमारे पर्सपेक्टिव है। पहले जहन से निकाल दें कि हमारे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं, अच्छे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमें पावर चाहिए तो ना हमें कोई यहाँ पे पावर ब्रोकर बनना है, तो ना हमने किसी को वजीर आजम बनाना है, ना हम किंग मेकर हैं, ना किंग मेकर बनने का हमें शौक है। सो उन्होंने ये चीज पहले क्लियर कर लें, बट वी हैव सम अदर इंटरेस्ट, जो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या इंटरेस्ट है। बस उन्होंने दो चार जो मेरे लिए ट्रबलिंग चीजें थी, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, वो मियां आमिर साहब के भी उसमें ग्रुप में पढ़ते होंगे, उनका पंजाब कॉलेज का ग्रुप है, हमारे वाला जो अपना है नियो टीवी वालों का, इनका जो ग्रुप एजुकेशन। उन्होंने कहा आप एक हमें मार्केट से जब हमने सर्वे करवाया और पता करवाया कि स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं, तो जॉब्स का, नौकरी का क्या सिलसिला है, क्या है, उन्होंने कहा हमें ये 3-4 बड़ी डिस्टर्बिंग कंप्लेंट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहे हैं, ये ना डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे। इंटरव्यू के लिए बुलाया है आपने तो पता चला वो टाइम पे पहुंचे नहीं है, गए नहीं। अब जरा देखते हैं ना कि हमारे नौजवान कहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, जो बाद में हम कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही। नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जनाब उन्हें ये पता चला सारे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, ओवरनाइट आपका यंग मैन ना वो मतलब वो प्रोसेस पे जाना ही नहीं चाहता कि 10 साल लगते हैं, 15-20 साल आपको मेहनत के लगते हैं, नहीं वो इस पर नहीं जाना चाहता। वो कहते अब भी राइट नाउ कि मुझे कोई 1-2 बिलियन रुपीज में शॉर्टकट बता दें अमीर होने का। आप अमीर हुए बैठे ना, ऐसे मुझे बता दें मैंने ओवरनाइट अमीर होने आपकी तरह। वो ये नहीं देखता कि उसके इमारत के पीछे मियां आमिर साहब के पीछे या चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के पीछे 30-35 साल की कितनी एफर्ट्स खड़े, वो ये नहीं देखना चाहता, ना वो प्रोसेस से गुजरना चाहता है। वो चाहते हैं कि मुझे फार्मूला बताएं, कोई मुझे मुआवजा बनाएं, मुझे कोई वजीफा बताएं जो आपके पास है, आप मुझे नहीं देना चाह रहे। मैं इंटरप्रिटेशन करूं व्हाट ही सेड अगर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने, सो वो कहते हैं वो हमें फार्मूला बताएं। नंबर 2। नंबर 3 जो ज्यादा वो डिस्टर्बिंग चीज है, उन्होंने कहा अगर इनको नौकरी मिल भी जाए आज के नौजवान को, टीम वर्क नहीं करना चाहते। ये बात तो ठीक है, हम माशाल्लाह मैंने भी तजर्बा किया है अपनी टीम में। वो कहते हैं ये टीम वर्क भी नहीं करते और आपस में लड़ते हैं। ये मतलब 4 का अगर किसी कंपनी में आप गए हैं, कोई सेक्शन है, कोई ओहदा है, 4, 5, 6, 7 लोग इकट्ठे हैं, तो ये काम नहीं कर सकते। इकट्ठे मिल के काम नहीं करना, लड़ना है एक दूसरे से। ये हमारे साथ भी होता है, मेरे ग्रुप में हुआ, हमारी टीम में भी हुआ है माशाल्लाह, वो भी मैंने तो भुगता हुआ है सारी चीजें। तो लड़ाई हर जगह पे होती है। तो कहते हैं इन मसाइल का हल भी हमने देखना है। उन्होंने कहा फिर हमने देखा ये चीजें क्यों हो रही हैं, व्हाट इज हैपनिंग, कि ये स्टूडेंट जो पढ़ के जा रहे हैं हमारे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, सरकारी से, कहीं से, देन वी केम टू द नो कि इसका प्रॉब्लम जो है एकेडमिक में साइड पे आ रहा है कि जो हमारे टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, ये उनका काम है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये चीजें डालें, डिसिप्लिन डालें, उनमें मैनर्स डालें, उनमें जरा उनको प्रोसेस समझाएं, उनके अंदर एक एम्बिशंस डालें, उनको जरा थोड़ा इंटेलेक्चुअली तौर पर स्ट्रांग करें। लिहाजा उन्होंने कहा हमने उस पर भी तवज्जो दी एकेडमिक स्टाफ पे, कि जितना एकेडमिक स्टाफ अच्छा होगा उतना हमारा स्टूडेंट्स जो है ना वो बेहतर मार्केट में जाएगा और चीजें करेगा। ये तो चौधरी साहब ने वहां पे उन्होंने बात की, अब्दुर्रहमान साहब ने। नो कमिंग टू दैट मियां आमिर साहब जो सबसे मुश्किल है, मतलब उनसे 3-4 मैं सवालात बता देता हूँ, फिर एक ही दफा मैं उसको मैं कवर करता हूँ। उनसे 3-4 मुश्किल सवालात हुए, हामिद मीर साहब ने भी किए, और उन्होंने कहा सिंध को जो मेन कंसर्न थी कि सिंध को कैसे करेंगे, बाकी मतलब पंजाब में तो चलो डिमांड है कि सूबे नए बनने चाहिए, मतलब अच्छा खैबर पख्तूनख्वा में भी पहले थी, हजारा की जो तहरीक भी चल रही थी, चलो वहां पे किसी नजर आता है, बलूचिस्तान में कैसे करेंगे, सिंध में तो बिल्कुल मुश्किल है, राजी कैसे करेंगे, कैसे राजी करेंगे, वो सिंध वाले सुनने नहीं चाहते, तो इनका जवाब दें। अच्छा, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल हुआ जो मेन था कि इस पे कि आप शायद ये जो भी आप तहरीक चलाए हुए हैं या हमें सूबों पे बात कर रहे हैं, इसके पीछे शायद एस्टेब्लिशमेंट या फौज चाहती है। ये भी एक इल्जाम लगा कि जनाब आप इसलिए कर रहे हैं कि आर्मी चाहती है कि सूबे छोटे करने चाहिए, ये भी था उन्होंने। फिर और उन पे लगा जो ज्यादा वो था, वो डायरेक्ट था मेरा ख्याल है, सवाल था मियां आमिर साहब पे और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब पे, मतीबा जान साहब ने हमारे दोस्त ने किया। उन्होंने कहा आप जब बात करते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए चेंज चाहते हैं, लोगों में शौर डेवलप करके, और ये पॉलिटिक्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज इसको ओन करें और सब कुछ करने के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर चीजें होनी चाहिए, तो फिर ये बताएं ये सारा प्रोसेस पॉलिटिकल जो है जहन साजी का, ये तो आता है स्टूडेंट्स की यूनियन की तरफ से आता है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, उस सरकारी वगैरह में, तो आप दोनों जो हैं हजरात जो हैं, मियां आमिर साहब हों, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, आपकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, आपके यहाँ स्टूडेंट यूनियन पे क्यों बैन है? तो दैट वाज अगेन ए वेरी डायरेक्ट एक सवालात। प्लस ये था कि जनाब कि इतनी सारी रेजिस्टेंस आएगी, पॉलिटिकल पार्टीज, 2 पार्टीज हैं, वो क्यों चाहेंगी कि आप एक सेट ऑफ एक सिस्टम चल रहा है
तो क्यों इसको वो डिस्टर्ब करके नए सूबे बनाएंगे, नए इशू में जाए। तो ये कुछ अहम सवाल थे जो वहां पे उनसे किए गए। नो कमिंग टू द इनके जवाब। मसलन जब ये बात हुई इस पे मतीउल्लाह जान साहब के सवाल पे कि जनाब आप अपने यूनिवर्सिटीज में नहीं बनने देते यूनियन वगैरह, तो मियां आमिर साहब ने भी और इन्होंने भी चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने बड़े उन्होंने उनको जेन्युइन जवाब दिए। उन्होंने कहा ये बताएं जहां पे जब भी यूनियन थी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, उन्होंने कहा जनाब के ये बताएं कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स कत्ल हुए हैं जब यूनियन थी। एंड इज राइट, मैं खुद ये उससे ज़कर यूनिवर्सिटी मुल्तान से पढ़ा हुआ हूँ मैं, 2 साल मैंने देखा है वहां पे जिस तरीके का स्टूडेंट यूनियन एक दूसरे को मारते थे, हॉस्टलों पे कब्जे करते। मैं हो सकता है बहुत से लोगों में बहुत बुरी लगेगी, मैं हमेशा से डे 1 से स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ रहा हूँ। ये बेशक किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और ये बात मैं मियां आमिर साहब की वजह से भी नहीं कह रहा, मेरे अपने व्यूज है। मैंने खुद देखा हुआ है कि कितनी बदमाशियां होती हैं, कितने भत्ते लिए जाते हैं, क्या क्या हरकतें होती हैं। जो वालदैन जिनके वालदैन भेजते हैं, आपने कभी मतलब है, और जिस वजह से आगे बढ़ गई ये क्लास जो है इंग्लिश मीडियम की, आपने एशियन कॉलेज में कभी देखी है क्योंकि वहां पे कोई यूनियन हो, कभी बीकन हाउस में, कभी लम्स में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एलीट के बच्चे पढ़ते हैं, सारा काम जो आपके सरकारी यूनिवर्सिटीज में होता रहा, सरकारी कॉलेजेस में होता रहा, नतीजे क्या निकले, लड़के कत्ल हुए। पेरेंट्स जिनके देहाती थे, मैं बहुत सा जाती तौर पे जानता हूँ, जिनके देहाती माँ बाप मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पैसे दे रहे थे, वो जाके यूनियन के वहां पे वो अहदेदार बने, बदमाशियां की, खुद भी कत्ल हुए, दूसरों को भी कत्ल किया। यही कुछ कत्लाम होते रहे हैं यहाँ पे, भत्ते ये लेते थे, बदमाशियां वो होती थी। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो उनका भी यही कहना था जनाब, और जिस पे बहुत सारे मालिक साहब ने भी, हामिद मीर साहब ने बताया कि लाहौर के कौन कौन से कॉलेज के आगे से कोई आके वैगन रुकती थी, स्टूडेंट भत्ते लेते थे उनसे कि जनाब ये भत्ता दे के जाए, पर्ची दे के जाए, स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा जनाब रूल ऑफ लॉ देख लें, क्या ये चीजें अलाउ की जा सकती हैं इसमें, अगर रूल ऑफ लॉ हो तो यस वी आर रेडी टू डू दैट। एक ये तलीम लेने जाते हैं या वहां ये भत्ते लेने जाते हैं, लड़ने जाते हैं या कत्लेआम करने जाते हैं स्टूडेंट। प्लस उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारी और यहाँ पे वो हैं, हमने क्लब बनाए हुए हैं, डिबेटिंग क्लब्स हैं, कल्चरल क्लब हैं, जो अपनी बहुत सारी इलेक्शन के जरिए एक्टिविटीज करते रहते हैं। हाँ, फर्क ये है भत्ते नहीं ले रहे। फिर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, मियां आमिर साहब ने कहा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। 44% जो है आपका स्टंटेड ग्रोथ के साथ है। कल को इसने बड़ा होना है, वो अनस्किल्ड भी है, अनएजुकेटेड भी है, इलिटरेट भी है, बट ही इज नाउ यंग, वो ज़हनी तौर पर भी वीक है, वो स्किल्ड भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसने कहा ये तो बम है आपके लिए चलते फिरते। जब आपका 2.5 करोड़ बच्चा विद स्टंटेड ग्रोथ ऑफ 44% बड़ा होगा, जिसके बाद खाने पीने को कुछ नहीं, नौकरी नहीं है, क्योंकि जॉब्स मार्केट उनके लिए है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे आपके साथ? फिर तो ये जराइम करेंगे, आपसे गाड़ियां छीनेंगे, आपके घरों में दाखिल होंगे, लॉ एंड ऑर्डर पैदा करेंगे। सो आप लोगों की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जितने पाकिस्तानी जो हैव्स वाले हैं, जो प्रिविलेज क्लास है, वो इन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल लेके जाए। इन ये 44% जो आपका ये स्टंटेड ग्रोथ है, इनकी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करे, ताकि ये कल को आपके बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे ना आए। नहीं तो यही 44 और यही 2.5 करोड़ बच्चा आपकी खुशहाली का दुश्मन होगा। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आप लोगों ने इन पे ना एजुकेशन पे खर्च किया। उन्होंने कहा ये बताएं, इंडिया में बता रहे थे चंद लाख बच्चे हैं, 1.5 अरब की आबादी स्कूल से बह रहे हैं। इतना बड़ा आपको फिगर आ गया है, और कोई हुकूमत हो वो इसको करने को तैयार नहीं है, लीडरशिप नहीं आ रही। इसका नतीजा ये होगा कि आपको 2 फैमिलीज हैं, वो किसी को आगे नहीं आने दे रहे, उन्हीं में से बच्चे हैं। अगर 33 सूबे बनते हैं, 33 आपको चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो इनके तो रिश्तेदार 33 नहीं है, चलो 10 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे ना, अगर जरदारी साहब के या इनके शरीफ खानदान के। बाकी तो आम नॉर्मल आदमी जो है वो लोकल लेवल पे वो सामने आएगा, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। उसके लिए पावर्स डिवॉल्व करनी पड़ेंगी ना, जो कि आप कर नहीं रहे हैं। वो जो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सारे वसाइल आप शहरों में लगा रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला। उन्होंने जैसे मोदी साहब है, सपोज इंडिया में है, कि मोदी साहब ने अगर डिलीवर किया, लाइक इट और नॉट, दैट्स अनदर स्टोरी। उन्होंने गुजरात में डिलीवर किया, चाय वाला था, उसको मौका मिला, वो चाय वाले जो हैं वो आगे सेंटर में वजीर आज़म बन बैठे। आपके यहाँ कोई सिस्टम है कि आप कोई चाय वाला बंदा उठ के डिलीवर करके वो आपका वजीर आज़म बन सके? लोग तो ताने दे दे मार दे हमारी साइड इंडिया में तो 9 सूबों से 37 सूबे हो गए। उन्होंने कर लिया, वहां कोई आसमान नहीं गिरा। अच्छा, हमारे यहाँ रोजाना आसमान गिर जाते हैं उनके बकौल। अच्छा, लेकिन क्या इसकी क्या वजह है इखलास साहब के वो 9 सूबे से 37 सूबे कर गए, और वही लंबा अरसा जो है वो आज़ादी का जितना हमें गुजरा उतना ही उनका ये कहना था कि जनाब कि वहां पे हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई नया सूबा बना दे, इससे पहले कोई तहरीक बने, इससे पहले लोग को डिमांड करना शुरू करें। उनका डेवलपमेंट का मॉडल ही यही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एनएफसी का पहले कहते हैं 18वीं तरमीम के जरिए सेंटर जो है ना ये बदमाश है, ये सारे पैसे ले लेते हैं, पावर इसके पास, 18वीं तरमीम करो जी, सूबों को खुद मुख्तार करो जी, एनएफसी में शेयर बढ़ गया। यहां से इन्होंने इनको डिक्टेटरशिप जो सेंटर की थी वो अब तो वही डिक्टेटरशिप सूबे बन गए हैं। इनसे पूछे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होते हैं कि आपके इस सूबे में जितने इजला हैं, गुर्बत की बुनियाद पे, आपकी वहां पे बैकवर्डनेस की बुनियाद पे, आपके रेवेन्यू की बुनियाद पे, यही पैसे आपने आगे अपने डिस्ट्रिक्ट को देने थे। इनसे पूछा जाना चाहिए, कभी आपने सुना है किसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का पंजाब में, सिंध में, केपी में
या बलूचिस्तान में इजलास हुआ है, यू नेवर हर्ड ऑफ इट। पैसा यहाँ से ले जाते हैं अपने प्रोटोकॉल पे, गाड़ियों पे, अपने एडवर्टाइजमेंट पे, अपने पोस्टर पे, अपने ही उस पे आप आके खर्च करते हैं, और मेन सिटीज पे, मेन सिटी पे। सो उनका ये कहना था जब तक आप इन 33 का लगता तो ऐसे, तो उनका 33 क्या क्या सूबे बने, मतलब बाउंड्री का प्रॉब्लम होगा, डिमार्केशन कैसे करेंगे, आपस में लड़ेंगे, ये जिला मेरा, उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज दी मियां मिर्जा साहब। उन्होंने कहा भाई साहब हम बात कर रहे हैं जो डिवीजन है, डिवीजन की बाउंड्रीज हुई है ऑलरेडी, उसमें तो कोई झगड़े नहीं है। जो आपका वहां का आपका वो बैठे कमिश्नर बैठा है, आपका वहां पे आरपीओ बैठे हैं, उनको आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी बना दें, एक असेंबली बना दें। जो लोकल बॉडीज का पहले भी कंसेप्ट था जिसको नाकाम किया गया, उसी को बुनियाद पे दें, उसको फंड दें, उनको लोकल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी करने दें, लोग खुद पकड़ सकते हैं। तो 33 नहीं तो कुछ कम सूबों पे भी कोई बात हो सकती है या नहीं? बहरहाल मेरा तो वो रीडिंग तो ये है कि ये कौम जो है ना डूबती डूब जाएगी, इस तरह के तजर्बे नहीं करेगी। मुझे मैं ये कहना नहीं चाहता इतनी सारी गुफ्तगू के बाद। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना क्लासेस साहब की, एक डिबेट तो हो रही है, एक जैसे कि उन्होंने कहा एक बात तो शुरू हुई है कि चले। अच्छा हाँ, जब बार बार टांट किया गया ना मियां मिर्जा साहब को और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को, जी आपको फौज ने कहा होगा, उन्होंने कहा अच्छा ओके फेयर ना, अगर फौज ने भी कहा तो इसमें क्या गलती है? तो फौज अगर कह रही है कि मुल्क थोड़ा सा इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, पावर जहाँ पे अब लाहौर कराची से और इस्लामाबाद क्वेटा पेशावर से लेके नीचे लेकर भेजी जाए, और ये लोकल लेवल पे अगर आपके मर्दान कड़क सवाबी के लोग जो है खुद अपना वो लोगों को एहसास करें, अपनी अपनी लीडरशिप को बनाएं, वो आप पेशावर लाहौर को ना दें, इसमें कौन सी गलती है? जो पैसा लाहौर कराची इस्लामाबाद पे लग रहा है तो थोड़ा सा आगे दें ताकि लोग वहाँ देहातों से शहरों की तरफ ना आए, शहर आपके फट रहे हैं। बहरहाल दैट वाज आई मस्ट से लास्टली बड़ा मुश्किल होता है जो मैंने स्टार्ट किया था एंकर्स को और सहाफियों को मुतमईन करना। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो मैंने आज वहां पे एक फील देखा है, मतलब 90% से ज्यादा जो है ना उनकी बातों से मियां आमिर साहब की और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को देवर कन्विंस्ड। बाद में सब ने कहा कि बिल्कुल सूबे, बस किसी ने ये नहीं कहा कि सूबे नहीं बनने चाहिए, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन जरूर शेयर की, बट नोबडी सेड इट के दैट्स द एसेंस ऑफ अ डिबेट ना, मतलब 19-20 एंकर को मुतमईन करना ना, ये तो वजीर, मैं अभी टाइम नहीं रहा, नहीं तो मैं बताता, इनको वजीर आजम नहीं कर सकते, इनको तो आर्मी चीफ नहीं कर सकते, इनको टीजीआई ऐसे नहीं कर सकते, तो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और मियां आमिर साहब का ये इतना ही कर लेना एजाज उनको जाता है, ख्याल है, इट वाज ह्यूज अचीवमेंट। ओके जी, थैंक यू नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।